नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनराइजर्स में। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं और आप इग्नू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको करना है सिर्फ एक छोटा सा काम। आपको हमारे होम पेज पे जाना है। यहाँ पे बीच में एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस टाइप का पेज खुल जाएगा। आपको अपने सिलेबस सेलेक्ट करना है, उसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो आज हम करने वाले हैं PHE 9 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम यूनिट 5। तो यूनिट 5 का नाम क्या है? इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। तो इस पर डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि हम बात करेंगे खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो देखो, थोड़ा बहुत सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ लेना, क्या होता है। ये सारी तो बेसिक चीज़ें पूछता नहीं है। जो आपसे पूछेगा डायरेक्ट टॉपिक वो है रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। तो ये जो आपकी डेरिवेशन है इसको मैं समझा देता हूँ। आप चाहें तो अपनी जो आपको पसंद हो उस पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक डेरिवेशन मैं भी समझा देता हूँ। तो देखो, ये है हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन वेव की इक्वेशन, ठीक है। जिसमें y क्या है? डिस्प्लेसमेंट किसका? पार्टिकल का। a क्या है आपका? एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी। ओमेगा क्या है यहाँ पर? एंगुलर वेलोसिटी। t क्या है यहाँ पर? टाइम, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अब हम जो क्वेश्चन में जो यार डेरिवेशन है इसमें जो यूज करेंगे वो है y इज इक्वल्स टू a ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब मैं आपको बता दूं के जो है यहाँ पर एक कांस्टेंट है। तो ये पूरी इक्वेशन हम यहाँ पर यूज करेंगे इस डेरिवेशन पे, जिसमें ये जो आपको दिखाई दे रहा है ब्रैकेट के अंदर साइन के, इसको हम बोलते हैं फेज। अब अगर हम बात करें फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस की, तो डिफरेंस किस चीज में निकला जाता है? दो की चीज में, ठीक है। तो देखो, यही चीज हम थोड़ी थ्योरी में भी लिखेंगे। सपोज a simple harmonic wave is traveling in a medium in a positive x direction। पॉजिटिव x ग्राफ में किस साइड होता है आप लोगों को पता होगा। द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाय दिस। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, जो मैंने कही थी। इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे, ठीक है। सपोज एट एनी इंस्टेंट t φ1 एंड φ2 आर द फेसेस ऑफ टू पार्टिकल जिसका डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन से x1 एंड x2, ठीक है। हमने क्या करा? दो इक्वेशंस ली, दो के फेज φ1 और φ2 होंगे और डिस्प्लेसमेंट जो है x1 और x2 होंगे। तो ये दो इक्वेशंस के हमने फेज डिफरेंस ले लिए। आप चाहें तो इन दो इक्वेशंस को भी लिख सकते थे। क्या करना है? एक इक्वेशन में क्या लिखना है? x1, आप यहाँ पर y लिख सकते थे या फाइ लिख सकते थे, इक्वल्स टू यहाँ x1 लिखना था, इसको यहाँ पर y लिख देते हैं। यहाँ पर क्या करना था? एक में x1 लिखना था, फिर दूसरी वाली में क्या लिखना था? y2 इक्वल्स टू a साइन थीटा ओमेगा टी। मतलब देखो, ये सब कुछ सेम रहने वाला है, ठीक है। ये सब कुछ सेम रहेगा, इसको मैं हटा देता हूँ। ये सब कुछ सेम रहने वाला है, बस यहाँ पर x1 और x2 लगना था। तो हमने क्या करा है? जितना हमें काम है, जितने भी पार्ट से हमें काम है, हमने खाली वही लिया है, बाकी सारा छोड़ दिया है। आप ऐसा कर सकते हो क्योंकि हमें क्या दिखाना है? पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस। उसके अलावा हमें कुछ नहीं दिखाना। तो हमने एक का फेज डिफरेंस ले लिया है, ये एक वाली वेव का, जिसके यहाँ x1 होगा तो फेज डिफरेंस भी x1 है। अब जिसका फेज 2 है उसके यहाँ x2 होगा, तो इन दोनों का हम फेज ले चुके हैं। अब इनके बीच में डिफरेंस देखना है। डिफरेंस कैसे देखेंगे? x2 माइनस x1 मतलब φ2 माइनस φ1। तो जब हमने φ2 माइनस φ1 रखा तो ये इक्वेशन को इस हिसाब से दिखेगी। माइनस का साइन है बीच में, इससे ये वाला कट जाएगा। बीच में माइनस का साइन है मतलब ये इससे मल्टीप्लाई, देखो ये तो इससे कट जाएगा क्योंकि देखो ये माइनस है, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस था, ये माइनस हो जाएगा, तो इससे ये वाला कट जाएगा। अब बचे ये दो, ये माइनस है, माइनस आ गया। अब ये भी माइनस था लेकिन ये अंदर जाकर प्लस हो जाएगा। के को कॉमन लेंगे, x1 माइनस x2 को आप डेल्टा x भी लिख सकते हो मॉड यूज करके, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यही थी आपकी डेरिवेशन, 3 मार्क्स में पूछी जाती है, काफी बार आ चुकी है। क्या करना है? कुछ नहीं, थोड़ा बहुत थ्योरी लिखनी है, ये इक्वेशन लिखनी है, या तो आप इसको इक्वेशन 1 भी डाल सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो दो वेव्स आपने इसमें लिखा कि आपने दो इक्वेशंस ली, वो आप दो भी लिख सकते हो। y1 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के x1। एक x1 होगी, एक x2 होगी, इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं होगा, पूरा सेम रहेगा। एक x1 होगी, दूसरी x2 होगी, ऐसा भी लिख सकते हो। उसके बाद ये दिखाकर ये भी लिख सकते हो। लास्ट में अगर आप चाहो तो इसको और थोड़ा मॉडिफाई करके लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे? 2 पाई अपॉन टी, क्योंकि देखो जो के आपको दिख रहा है, जो कांस्टेंट मैंने जो यूज किया था, ये के, ये जो कांस्टेंट मैंने यूज किया है इसकी वैल्यू है 2 पाई बाई टी, ठीक है। तो आप 2 पाई बाई टी भी लिख सकते हो। बाकी पूरा वही है, फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस। तो इसकी तरह आपको भी, आपको ये समझ में आता है, आप ये वाला लिख के आ सकते हो पेपर में। अगर आपको ये वाला समझ में आता है तो आप ये वाला पेपर में लिख के आ सकते हो। कोई भी लर्न करो, 3 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को एक बार समझना चाहिए। तो देखो, अगर आप लोगों के पास बुक है तो आप बुक खोलकर भी बैठ सकते हो, क्योंकि यहाँ से तो आपको क्लियरली नहीं दिख पा रहा होगा। तो देखो, अगर आपको सुपर पोजिशन की वो जाननी है, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन की अगर थ्योरम मतलब डेफिनेशन जाननी है, तो आप यहाँ से देख सकते हो, इन एनी मीडियम से लेके प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, यहाँ तक आप मार्क कर सकते हो और पढ़ सकते हो। अब जो उसमें पूछा जाता है वो देखते हैं क्या पूछता है। देखो, ये पूछता है सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी बट हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के देता है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन उठा देगा, कुछ भी चेंज नहीं करता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसकी डेरिवेशन देखते हैं करना कैसे है। सबसे पहले तो थोड़ा थ्योरी पार्ट लिख लेंगे। कंसिडर टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी बट हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस, जैसा कि यहाँ लिखा था से। ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हो, मतलब देखो मैंने क्या माना है डिपेंड नहीं करता, आप कुछ भी मान सकते हो, अल्फा बीटा गामा ओमेगा। ठीक है, तो इसमें घबराना नहीं है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको अल्फा बीटा गामा कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, वैसे तो ये डेल्टा है इसमें, पर आप चाहे तो कुछ और मान सकते हो। तो हमने थोड़ा बहुत थ्योरी लिख ली। दे हैव सेम फ्रीक्वेंसी दैट इज सेम एंगुलर वेलोसिटी। दो इक्वेशंस मान ली हमने, y1 को a साइन ओमेगा टी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जो मैंने आपको बताया था, ये y2 है। अब देखो y2 में ये क्यों आया, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने क्या बोला, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी बट हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो हमने क्या करा, एक पे फेज डिफरेंस ले लिया। ठीक है, एक फेज डिफरेंस ले लिया और एक पे नहीं लिया, तो आप इसकी जगह कुछ भी रख सकते हो। अब इस चीज के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, ए क्या होता है एम्पलीट्यूड, ओमेगा क्या होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है फेज डिफरेंस। ठीक है, डेल्टा फेज डिफरेंस है। अब बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, देखो अगर मैं आपको हिंदी में और शुद्ध भाषा में बताऊं तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कुछ नहीं है, जितनी भी वेव्स आएंगे आपके पास उन सबका एडिशन करके प्रिंसिपल वेव निकलेगी। मतलब सबसे बड़ी वेव निकलेगी जब आप छोटी छोटी वेव्स जितनी भी आप हैं उन सबका अगर आप सम कर देते हो। इसके अलावा सुपरपोजिशन थ्योरम ज्यादा कुछ है नहीं। चलो भाई, तब आगे चलते हैं। y1 की जगह रख देंगे हम y1 और y2 की जगह हम रख देंगे y2। मेरी साउंड शायद थोड़ी अच्छी ना आ पा रही हो, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब है, तो इतना थोड़ा बहुत सहन आप लोगों को भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो y1 की जगह y1 रख दिए, y2 की जगह y2 रख दिया। अब करना क्या है, देखो अब जो मैथ्स वाले हैं उन्हें तो समझ में आ गया होगा कि ये खुला कैसे, लेकिन जो बायो वाले हैं जिन पे फिजिक्स है लेकिन मैथ्स नहीं है, तो उनको भी थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए। तो आपको दिखाई दे रहा है, ये तो एज इट इज लिख लिया मैंने। अब इसको मैंने ऐसे में कैसे बदला, तो एक हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन एक्स अपॉन, देखो 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 ध्यान से देखो, आराम से देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, मैं देख लूँ जरा, हाँ। तो इस चीज को हमने ऐसे में कन्वर्ट कर दिया बाय द हेल्प ऑफ दिस, जो कि है हमारा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। बस इसकी जगह हमारे पास क्या है ओमेगा टी, और इसकी जगह हमारे पास क्या है अल्फा। ठीक है, सॉरी डेल्टा, तो इसकी जगह हमारे पास डेल्टा है और इसकी जगह हमारे पास ओमेगा टी है। ठीक है, तो हमने उसके फॉर्मूले से इसको ऐसे में बदल दिया। अब क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। कौन कौन से टर्म, यहाँ बाहर वाले पे क्या है a1, क्या और किसी पे a1 है नहीं, तो इसको छोड़ो। ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, और किस किस में दिख रहा है आपको, इसमें है नहीं, इसमें तो साइन डेल्टा है। ठीक है, तो इसी में है साइन ओमेगा टी, इसमें है साइन ओमेगा टी। इन दो टर्म को हम कर लेंगे एक जगह में, दोनों में से साइन ओमेगा टी ले लिया कॉमन, अंदर जो बचा हमने छोड़ दिया। ये जो है एज इट इज यही आ गया। ठीक है, अब हम लेट करेंगे a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा इक्वल्स टू a कॉस थीटा। अब ऐसा हमने क्यों किया भाई, देखो a1 और a2 के लिए हमने a रखा है यहाँ पर एम्पलीट्यूड, और कॉस का कॉस में ले लिया और साइन का साइन में ले लिया। इससे क्या है, देखो अभी लास्ट में बताऊंगा ऐसा हमने किया क्यों, इंटेंसिटी के लिए यहीं से काम होना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, इसको मान लिया, जो वो वैल्यू इस पर रख देंगे, मतलब साइन ओमेगा टी एज इट इज आ जाएगा। अब इसकी जगह क्या आएगा, a कॉस थीटा प्लस a2 साइन अल्फा, सॉरी डेल्टा, a2 साइन डेल्टा की जगह हमने क्या रखा, a साइन थीटा, कॉस थीटा का कॉस थीटा आ गया। तो इस पूरे पेज में हमने किया कुछ नहीं है, बस छोटी सी एक चीज करी, दो इक्वेशंस हमने निकाल ली, उन दोनों को ऐड कर दिया और एक फॉर्मूला यूज कर दिया, कौन सा, साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई। बस इससे ज्यादा दिमाग में बर्डन नहीं रखना है। और लास्ट में एक छोटा सा स्टेप चला, वो है ये। अच्छा, ये स्टेप याद कैसे रखोगे, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको कॉस की फॉर्म में मानना, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको साइन की फॉर्म में मानना, बस। ठीक है, कॉस ले लिया है तो अब साइन लेना बाकी है। ठीक, बाकी की डेरिवेशन देख लेते हैं, बाकी क्या करना है आपने।
तो जो भी मैं डेरिवेशन बता रहा हूँ सारी यहाँ लिखी है, अगर आपको यहाँ से समझ में ना आ रही हो तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा आ गया था। अब हमने क्या करा, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये दोबारा यही वाला फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, जो ध्यान से देखो, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, तो ये वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो हमने इसको दोबारा कंप्रेस कर दिया इस फॉर्म में, यही फॉर्मूला दोबारा बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एस एच एम, ये आ गया हमारे पास, जिसमें ए क्या है हमारा एम्पलीट्यूड और ये क्या है हमारा फेज। ठीक है, ये प्लस भी हो सकता था माइनस भी हो सकता था, डिपेंड करता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो हमने दो इक्वेशन मानी थी साथियों, जो मैंने आपको बोला था कि हम आखिरी की तैयारी कर रहे हैं, क्या उनसी, इन वाली इक्वेशन को ध्यान से देखो, हमने ये दो इक्वेशन मानी थी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करके इन दोनों को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करके इन दोनों का एडिशन कर देंगे। ठीक है, अब उससे क्या होगा, तो देखो एडिशन करके स्क्वायर करके जब आप एडिशन करोगे तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये तो कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं। तो जब हमने इसको खोल दिया, इसको रख दिया, तो अब जरा ध्यान से देखो a2 स्क्वायर और a2 स्क्वायर इन दोनों पे आ रहा कॉमन, इन दोनों को कर देंगे हम एक जगह में। तो इन दोनों को हमने एक जगह में रख दिया, a2 स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो मैथ्स वाले उन्हें पता होगा, इसकी वैल्यू होती है 1। तो आप चाहे तो अपनी डिक्शनरी में एक और चीज जोड़ सकते हो, तो ये चीज भी आपको जोड़ लेनी है कि पहले नंबर पे हमने जो फॉर्मूला यूज किया वो ये था, दूसरे नंबर पे ये वाला हमने यूज किया। ठीक, ये वाला यूज करके हुआ क्या भाई, ये पूरा टर्म जो है बन गया 1। अब बचा क्या हमारे पास, a1 का स्क्वायर, ये a2 का स्क्वायर है, क्योंकि इसको और इसको हमने जब कॉमन लिया तो इनमें से जो ये है इसकी वैल्यू होती है 1। तो 1 जब a2 से मल्टीप्लाई होगा तो a2 का a2 आ जाएगा, बाकी ये a1 a2 कॉस डेल्टा ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, इन दोनों का हमने यहाँ पे सम कर दिया। अब ये जो यहाँ है, यहाँ देखो, अब देखो इस साइड वाला भी तो देखना है हमें। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, देखो हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया है, इधर भी और इधर भी। तो यहाँ क्या होगा, ए स्क्वायर कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन थीटा। अब इसमें भी हमने क्या करा, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगेन 1, ये भी 1 हो जाएगा तो 1। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा इंटेंसिटी वो ये आएगी। अच्छा, अब यहाँ तो इंटेंसिटी दिख ही नहीं रही, तो इंटेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अपने एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। इसको कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम एक साइन यूज करते हैं। ठीक, तो इंटेंसिटी, अगर आपके पास एम्पलीट्यूड आ गया तो सिंपल सी बात है इंटेंसिटी भी आ गई, और ये चीज यहाँ पर लिखी है। ठीक है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हटा के उसको उसने इंटेंसिटी में बदल दिया, क्योंकि इंटेंसिटी के एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर है इंटेंसिटी के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, जो कि हमने अभी निकाली, प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी बट नॉट कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ये आता है क्वेश्चन, डायरेक्ट देता है 3 मार्क्स का कि भाई डिराइव करो। देखो क्या था, कुछ भी नहीं था, अब इसे स्टेप्स में समझते हैं। तो आज की जो हमने डेरिवेशन करी कौन सी, सुपर पोजिशन वाली, तो उसको मैंने स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है। पहला स्टेप क्या था हमने, हमारा दो इक्वेशंस मानी थी हमने सिंपल हार्मोनिक मोशंस की, y1 और y2, जिसमें क्या था, एक में हमने माना फेज डिफरेंस अल्फा, ठीक है, सॉरी डेल्टा। आप चाहो तो इसकी जगह अल्फा मान सकते हो, बीटा मान सकते हो, ओमेगा मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की थ्योरम यूज करी, जिसमें क्या बोला जाता है कि वेव्स का एडिशन करना है। फिलहाल तो इतना समझो। तीसरा हमने क्या करा, ट्रिग्नोमेट्रिक के 2 फॉर्मूले यूज करे, कौन कौन से, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। दूसरा हमने क्या करा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 2 को यूज किया। जब हमारा ये सब यूज करके जो रिजल्ट आया तो हमारा किसके टर्म्स में आया था, ए के टर्म्स में। हमने क्या करा, हम जानते थे कि जो इंटेंसिटी होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ए स्क्वायर के, तो हमने उसको उसके साथ इंटरचेंज कर दिया। अगर आप जरा ध्यान से देखें तो यही सारी चीज यहाँ पर फॉलो हो रही है। देखो सबसे पहले 2 इक्वेशन मान ली, ये चीज प्रूव हो गई। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने उसके बाद यूज किया, हाँ बिल्कुल किया, ये लो एडिशन। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले यूज करें, हाँ जी बिल्कुल करें। ठीक है, उसके बाद ये लेट करना है आपने, ये नहीं लिखा है मैंने क्योंकि देखो ये तो लेट करना ही करना है। उसके बाद लास्ट में जो एक प्रोसीजर हमने चला वो कौन सा, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली, देखो ये तो सॉल्व करना है, इसको तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उसको सॉल्व करना है आप लोगों ने।
फिर लास्ट में जो हमने एक स्टेप चला वो है इंटेंसिटी के लिए, जिसके लिए हमने क्या करा, एडिंग एंड स्क्वायरिंग। ठीक है, क्या कहां पर करा, बोथ साइड। ठीक, देखो हमारी जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो उसका काम तो यहीं पे खत्म हो गया था। अगर आपको पेपर में बोलता है कि फॉर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, तो काम तो आपको यहीं पे खत्म हो गया। लेकिन बोलता है अगर इंटेंसिटी के लिए, तो आपको क्या करना है, जो आपने 1 2 पीछे इक्वेशन रखी थी उनका स्क्वायर करके ऐड कर देना है। ये इक्वेशन आ जाएगी, फॉर्मूला दोबारा वही यूज किया गया है। उसके बाद आप ये लाइन लिख देना यहाँ पे छोटा सा, दस द रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई विच इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज गिवन एज दिस। ठीक, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।